क्या डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं दैट इज H2O एंड वाटर। ठीक है, तो थर्ड आ जाइए दैट इज H2O। देखिए वाटर मॉलिक्यूल के केस में अगर हम डिफाइन करें H2O के केस में, तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किसके हेल्प से, रूट के हेल्प से। और रूट में जो होता है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, रूट के थ्रू। और रूट में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर लिया कि प्लांट जो होंगे, यहाँ पे लिख लिया प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम soil through root with the help of root hair। बात समझ में आई कि प्लांट्स जो होंगे ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को किससे, सॉइल से, किसके थ्रू, रूट के थ्रू। और उसमें क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट हेयर। बात समझ में आई। ये रूट हेयर क्या होता है, इट इज अ थ्रेड और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। दूसरी चीज, प्लांट वाटर का तो एब्जॉर्प्शन करता ही है, इसके साथ साथ किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर एंड मिनरल्स। किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर एंड मिनरल्स का। बात समझ में आई। तो सपोज ये क्या है, सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सॉइल। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक वाटर प्रेजेंट होगा और मिनरल्स। तो यहां से प्लांट क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा, दो चीजें, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा क्या एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल। तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। अब ये जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, इसमें किसके थ्रू करेगा, ये दोनों का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर से ये कहां जाएंगे, जाइलम में जाएंगे, और जाइलम से कहां जाएंगे, लीव्स तक जाएंगे, लीव्स तक। और किसको प्रमोट करेंगे, प्रमोट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आई कि जो सॉइल है, यहां से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, कौन कौन से मिनरल्स, देखिए यहां पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। इसके साथ साथ NO2, NO3, नाइट्राइट, नाइट्रेट और NH4 प्लस, ये सब एब्जॉर्ब होंगे। नाइट्रोजन के साथ साथ क्या होगा, सल्फर भी होगा। ये नाइट्रोजन सल्फर किसके लिए प्रमोट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो तीनों होंगे किसमें इन्वॉल्व होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके लिए इन्वॉल्व होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो वाटर और मिनरल्स दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा।
अब ये पाथवे जो हमने पढ़ा, जैसे इसको डायग्रामेटिक व्यू दें अगर हम, तो सपोज ये क्या है, स्टेम रीजन है, और ये क्या होगा, रूट रीजन। ठीक है, ये क्या है आपका रूट वाला रीजन है, दैट इज रूट रीजन। ये रूट रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, रूट रीजन। अब इसमें क्या होगा, इस रूट रीजन में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। ये क्या है, रूट हेयर है। अब इसी रूट हेयर से वाटर और मिनरल्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद एपिडर्मल सेल से होने के बाद ये कहां जाएंगे, इस जाइलम वाले रीजन में। सपोज ये जाइलम है, तो ये यहां से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए। ये यहां से कहां गए, आपके जाइलम में। ये जो रीजन है कौन सा रीजन है, दैट इज जाइलम। अब जाइलम से कहां होगा, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होके लीव्स तक जाएगा। तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट हुआ, जाइलम से ट्रांसपोर्ट हुआ और कहां तक गया, लीव्स तक गया। और यहां पर अब क्या प्रोसीड करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट में पीएचएस लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे इसको प्रोसीड करेगा फोटोसिंथेसिस को। तो बात समझ में आई, वाटर मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या पाथवे है उनका, ठीक है, और कौन कौन से मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। बात समझ में आई इतनी, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी केस स्टडी करेंगे। अब मान लो हमने तो कहा कि प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन मान लीजिए हम एक केस लें कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस। मान लो अगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अच्छा, मान लो अगर वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाए, बताइए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, कैजुअल सी बात है कि डिक्रीज हो जाएगी। कि जब वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, इस चीज को पढ़ना है आपने। बात समझ में आ रही है, क्यों डिक्रीज होगी, इस चीज को पढ़ना है। तो पहले तो पॉइंट ये लिखो कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस, मेंशन करिए इसको कि व्हेन द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ही लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। When the concentration of water decreases, अगर वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, then the rate of photosynthesis, the rate of photosynthesis is डिक्रीजेस। तो इस टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहली चीज समझ में आई, अभी इस पॉइंट को बहुत समझो क्यों हो रहा है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना समझा कि जब अगर कंसंट्रेशन ऑफ, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस, अगर वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीजेस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी चीज, क्यों हो रहा है, बिकॉज, क्यों हो रहा है कि हम जानते हैं, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि व्हेन द, नहीं, एक चीज यहां पे याद रखो, देखिए ट्रांसपीरेशन एक टर्म आता है। तो जो एक्सेस वाटर होता है, द लॉस ऑफ
loss of excess water through stomata is called ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपायरेशन भी कह सकते। ठीक है, हमने क्या कहा, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अगर एक्सेस वाटर का लॉस हो जाए किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखें, अब यहाँ पे एक पॉइंट को कनेक्ट करो। हमने कहा वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगी। क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगी। बात समझ में आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कहा कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अगर जो एक्सेस वाटर है उस एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू लॉस होता है उसका, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। एक्सेस वाटर के लॉस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब आप यहां पे थोड़ा कनेक्ट करो कि मान लो कि प्लांट के अंदर, जो प्लांट है उसके अंदर, जो प्लांट है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्लांट के अंदर वाटर की डिफिशियंसी हो गई, वाटर की कमी हो गई। बात समझ में। अब आप बताओ, जब वाटर की कमी हो गई है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, और उस टाइम भी अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा हो, वो वाटर लॉस करे, तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज नहीं हो जाएगी, और भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। कैजुअल सी बात है। इसलिए जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है कि यहां पर ट्रांसपीरेशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ट्रांसपीरेशन रुक जाए। बात समझ में आई। अब आप सोचो, अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ट्रांसपीरेशन तो रुक गई, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर पाएगा प्लांट, बताओ। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर पाएगा प्लांट, नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। बात समझ आ गई क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या कहा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीजेस बिकॉज स्टोमेटा is closed for prevent the ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा क्लोज हो जा रहा है प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसपीरेशन। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा कि ट्रांसपीरेशन ना हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, सो वहां पे लिखे मैंने पॉइंट, सो द कार्बन डाइऑक्साइड is also the entry of carbon dioxide is also prevented। जो एंट्री है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी एंट्री नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज, इसको लिख लिया साइड पे, क्यों नहीं हो रही, बिकॉज स्टोमेटा इज क्लोज। स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। और अगर ऐसा कंडीशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं, तो कैजुअल सी बात है। सो द रेट ऑफ photosynthesis is decreases। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई। थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज होगा, ताकि ये एक्सेस वाटर के लॉस को, जो वाटर लॉस को, उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। क्योंकि जब वाटर लॉस नहीं होगा तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज बॉडी में नहीं होगा, प्लांट बॉडी में। लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी एंट्री नहीं हो पाएगी। सो द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज
डिक्रीजेज, इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर लास्ट कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं, लास्ट रॉ मटेरियल, और वो क्या, दैट इज सनलाइट। नोट डाउन करिए इसको। डिस्कस किया आपके वाटर के केस में। नेक्स्ट आ जाइए सनलाइट, लास्ट है रॉ मटेरियल, दैट इज सनलाइट। देख, सनलाइट के केस में सबसे पहली चीज ये बताया था कि जो सोलर एनर्जी होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इस चीज को लिख लिया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे दैट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कि जो सोलर एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। दूसरी चीज, और इसमें सोलर एनर्जी मतलब समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं, सनलाइट की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब जो लाइट फॉल होती है उसका केवल 1 to 2% ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को केवल 1 से 2% ही लाइट रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बात समझ में आई? तो लिख लिया पॉइंट को कि प्लांट एब्सॉर्ब ओनली 1 to 2% of sunlight for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए केवल 1 से 2% की सनलाइट एब्सॉर्ब होती है। तीसरी चीज आप क्या मेंशन कर सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे ज्यादा सनलाइट कौन सी, ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम वाली लाइट जो होंगी, या ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम वाली जो लाइट होती है, उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। बात समझ में आई कि जो ब्लू और रेड लाइट होंगी, या ब्लू और रेड रीजन की जो लाइट स्पेक्ट्रम होते हैं, उनमें उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी क्लोरोफिल की क्या होती है, ज्यादा होती है। इस चीज को लिख लीजिए कि ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम is absorbed by क्लोरोफिल। बात समझ में आया कि किस रीजन की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, ब्लू एंड रेड लाइट की जो रीजन की जो लाइट्स होती हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। और जो किसको प्रमोट करता है, फोटो सिंथेसिस को, या आप कह सकते हो किसको, फोटोलिसिस को। किसको प्रमोट करता है, फोटोलिसिस को। बात समझ में आई? और फोटोलिसिस अगर ना मालूम हो, वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है, फोटोलिसिस ना मालूम हो तो यहाँ पे लिख लिया कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर in the presence of sunlight। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। ये आपके चारों कंपोनेंट्स डिस्कस हो गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको।